प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ये महामृत्युंजय मंत्र की भी 11 वो हुई। चूंकि आरंभ में मुझसे गलती हुई थी, मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुदेव से, माँ गायत्री से। मैं पुनः उन्हें आवाहन करके उन्हें विसर्जित करती हूँ, उन्हें प्रस्थान करती हूँ। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावनी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस प्रकार से प्रार्थना करें। और ये गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का वैसे कंठ में हम धीरे धीरे कि केवल हम सुन सके ऐसे कंठ में उसका उच्चारण जब हम शांत रूप से बैठ के जब करते हैं तब केवल हमारे होंठ हिलते हैं और हमें सुनाई देता है। इस प्रकार से जब हम मंत्र जाप करते हैं किसी भावना के साथ में, वैसे तो हमेशा ही मंत्र जाप भावना और श्रद्धा के साथ ही हो जाता है, चाहे कोई भी मंत्र का जाप हो तो वो, किंतु जब हम सामूहिक रूप से करते हैं तब फिर हम थोड़ा जोर से उसका उच्चारण करते हैं। और इसमें जो 24 अक्षर हैं वो हमारी 24 ग्रंथियों को जागृत करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी 7 चक्र हैं और जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबके ऊपर इन मंत्रों को सही उच्चारण करने से उसका प्रभाव पड़ता है और वो सही हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। ये रिसर्च हो चुका है और इस रिसर्च के रिजल्ट्स भी
बहुत सार्थक रूप से किताबों में भी छप चुका है। गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है और गायत्री माँ से मंत्र के साथ में हम और कुछ नहीं मांगते, केवल और केवल अपनी बुद्धि, अपना विवेक और स्वास्थ्य और राष्ट्र की सेवा, यही भाव से हम इन मंत्रों का जाप करते हैं। इसलिए आज हम अपने उन अस्वस्थ भाई साहब के लिए सब मिलकर हमने मंत्र जाप किया और भाई साहब ने, मुनीलाल भाई साहब ने यज्ञ किया। इस सब की शक्ति उन्हें मिले, इस सब का भाव उन्हें मिले और निश्चित रूप से उन्हें स्वास्थ्य मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमें मिला कि हमने ये विचार कल जागृत किया और इस विचार को हमने आज प्रैक्टिकल रूप में किया। ओम, धन्यवाद, सबको प्रणाम। जी सभी को मेरा प्रणाम, बंदन, जी हो, अभिनंदन। और आप लोगों ने हमारे ऊपर बड़ी कृतज्ञता की, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आप लोगों ने गायत्री मंत्र मेरे लिए समर्पित किया। सबका धन्यवाद करता हूँ और जल्द स्वस्थ होऊंगा ऐसी कामना करता हूँ। ओम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही हम जो है अपनी भावना को आदरणीय भगवान दास जी के प्रति समर्पित करते रहें और वो अपना साहस नहीं खोआ, निश्चित रूप से विश्वास बना रखे, निश्चित ही वो ठीक होंगे और हमारे इस सदन में आकर के उन्हें हम लोगों को टिप्स देंगे प्रतिदिन। जी हो भगवान भैया जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और हमारे बीच में योग और हमें आयुर्वेद पर आप सलाह देते हैं, आपको हम बहुत याद करते हैं। आप जुड़े आज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए और फिर से योगा परिवार आपका स्वागत करेगा। बिल्कुल आप तब तक आराम करिए। भगवान दत्त भैया जी, अभी मैंने कीमो कराई थी तो उसका थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ, उसके लिए कल अस्पताल में आ गया हम फिर से। तो जी थोड़ा 22 तारीख को दोबारा कीमो होना है। जी जी भगवान दास भैया जी, मैंने कल बात कर ली थी। जी 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 भगवान दास भैया जी, आप थोड़ा सा अस्पताल चेंज नहीं कर सकते हैं? मुंबई में नहीं आ सकते हैं? जी बहन जी। जी मैं बात कर लूंगी भगवान दास भैया जी, आप बात ज्यादा ना करें, बात बंद कर दो, आप बात ज्यादा ना करें, ठीक है? जी जी बात ना किया करेगा। जी जी आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। आप आज भले ही अस्पताल में हैं, आप अपना मानसिक मृत्युंजय, महामृत्युंजय का जाप और गायत्री मंत्र का जाप आप मानसिक रूप से करते रहिए और हमेशा अपने मन में, दिमाग में ये विचार लाइए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आप तो आयुर्वेदाचार्य हैं, आप तो इस बात को अच्छे से समझते हैं, मैं आपको क्या बताऊंगी, परंतु आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, ये आप मान के चलिए। कुछ समय की बात होती है, वो जो समय आपका अभी जल्दी ही जल्दी निकलने वाला है और आप निश्चित अवश्य स्वस्थ होंगे और हमारे बीच में आके पुनः अपना वक्तव्य सब देंगे आयुर्वेद के ऊपर और सारा ज्ञान। मैं तो आपसे ज्यादा मिली नहीं हूँ, परंतु सब भाई लोगों से बात करने के बाद आपके बारे में सब पता चला। चलो, प्रभु आपको बहुत बहुत शक्ति दे, स्वास्थ्य मिलेगा आपको अवश्य। धन्यवाद। ओम। अब दूसरा सत्र प्रारंभ करें। आदरणीय जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करो। जी आदरणीय मेरा जी भाई साहब, आज तो हम दूसरे सत्र में आदर्श गांव पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आज आप
मिथिलेश जी को आमंत्रित कर लो। मिथिलेश जी हवाई हवन कर रही हैं, अगर उनका भी मार्गदर्शन मिल जाए। और इसके बाद और कोई किसी का जो वो लेना है तो, और भगवान दास कुशवाहा जी कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम सभी बोलेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे। जी मिथिलेश बहन जी, मिथिलेश सिंह बहन जी, आपका स्वागत है। आप कुछ अपनी बात रखना चाहती है तो। अभी वो हवन कर रही हैं, बाद में मिल लेंगे। उनको जाप चल रहा है उनका, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अगले सत्र की ओर। तो अगले सत्र में जैसा कि कल चर्चा हो रही थी, आदर्श ग्राम बनाने की बात। आदर्श ग्राम बनाने में कई हमारे साथियों के सुझाव रह गए थे। कल जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी और आदरणीय शरद वर्मा जी और हम सब लोग गांव में गए और गांव में वहां देखा और गांव वालों से मिले। वहां प्राकृतिक गो आधारित खेती होती है, जहां हमने हल बैल बखर और वो चावल बनाने वाली जतैया चक्की, ये हाथ से चलने वाली, ये सारी चीजें देखी। तो लगता है कि गांव में आज भी जो कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसी प्रकार से गांव का भ्रमण किया और आज इस बात पे चर्चा होना है कि कोई भी हमारे जैसे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी राव बालाघाट में हैं, कल्पना कोटले जी हैं, पुनीता साकरे जी हैं, और भी साथी बालाघाट में हैं या नर्मदापुरम में है या अन्य अन्य जिले में है। सबसे पहले एक एक जिले के व्यक्तियों से चर्चा हो जाए कि उनका क्या रुझान है, वो क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, या आगे क्या विचार है, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर किसी के मन में है और वो पूछना चाहता है, जैसे आदरणीय मिथिलेश बहन जी ने पूछा था कि भाई जी हम भी आदर्श ग्राम के लिए सोच रहे हैं और हम लोग तो काम करते ही हैं, क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं किन्हीं के मन में है कि हमें आदर्श गांव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या किया जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक जिलेवार जिले से चर्चा हो जाए, जैसे बालाघाट से ही हम चर्चा करें। बालाघाट के जो भी भाई बहन जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो जोड़ लें और उनसे पूछा जाए कि आपका क्या कौन कौन गांव में अपन ऐसा काम करेंगे। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, हम प्रयास करना अच्छी बात है, लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। तो इस उद्देश्य से आप मेहरा जी पानी पी करके और जो है इसके बाद आराम से पी लो, आराम से पानी आराम से पीना चाहिए दादू। और फिर इसके बाद हम चर्चा कर लें। ये नर्मदापुरम सॉरी बालाघाट की बहन पीड़िता सागरे जी अगर उपस्थित हैं तो उनको आमंत्रित कर लें। कल्पना खोडले जी हैं, डॉक्टर रोशनलाल जी हैं, और भी जो हों। बालाघाट में भी संभावना है आदर्श ग्राम बनाने की, जैसे चन्ना गांव तो है ही, और भी कई। तो कौन कौन सी गांव हो सकते हैं, उनमें हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे, कैसे करेंगे, अगर वो पूछना चाहे तो अपन बता भी सकते हैं। जी मेहरा जी। जी ओम, आपने डॉक्टर राउत साहब से पूछा है बालाघाट के संबंध में, तो वो बताएंगे, बालाघाट के सदस्य बताएंगे। जी ओम। जी कल्पना धन्यवाद। कोटले जी बहन जी उपस्थित हैं। मैं जी उनका जी उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें, उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य सोचा है, किन किन गांवों के लिए सोचा है, क्या सोचा है, और क्या आप मदद चाहती हैं, क्या सुझाव चाहती हैं, वो भी आप बताने का कष्ट करें। और आपने जो किया है उसका परिवर्तन भी दिखाया, तो आपका मनोबल भी बढ़ा है कि निश्चित हम कुछ करते हैं तो उसका परिणाम आता है। तो आप अपने विचार व्यक्त करें, आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी। जी धन्यवाद भैया जी। गुरु सत्ता को नमन और दिव्य सदन को भी नमन। और भगवान दास कुशवाहा जी भैया जी को स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। आदर्श ग्राम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से, जब से हम आचार्य जी से और स्वामी जी से जब उनसे हमने थोड़ा सा अनुभूति ली, तो उसके आधार पे हमने फिर और बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया कि हमको कितने जल्दी और कितना अच्छे से कर सकते हैं आदर्श ग्राम के लिए काम। तो जैसे चंदना ग्राम है, उसके लिए तो उनकी क्या है मंशा, उनके गांव के लोगों की वो सुना है हमने कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले वो ग्रामीण लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं और उनकी रिक्वायरमेंट,
और दीदी से बात हुई अभी कुछ दिन पहले कि पहले डाटा कलेक्ट करे, और वो डाटा कलेक्ट आशा कार्यकर्ता से मिलेगा उनको, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से और ग्राम पंचायत से। जैसे कि शाह जी एक आए थे वक्ता पतंजलि से, उन्होंने कहा था कि एक एक व्यक्ति का और जमीन का हर चीज़ का डाटा होना चाहिए सबसे पहले। तो डाटा के ऊपर हम काम करेंगे कि कितनी खेती है, कौन सा व्यक्ति काम कर रहे हैं जैविक के लिए, कौन नहीं कर रहे, ये सारा कलेक्शन होगा, डाटा कलेक्शन। उसके बाद हमारा अगला होगा कि शासन की कितनी योजनाएं हैं और उन योजनाओं कितने फॉलो करे हैं, अभी कितने लागू हुए हैं और क्या क्या लागू करवा सकते हैं। और इसके लिए हम बड़गांव कृषि केंद्र से जो जिले का कृषि केंद्र है हमारे साथ में है, तो हमारा सौभाग्य है हमारे बालाघाट जिले वालों का कि इतने सात्विक हमको वैज्ञानिक मिले हैं, इतने अच्छे। तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात है हम सभी ग्रामवासियों के लिए। तो जो हमारे सर हैं रोशन लाल सर, उनसे हम सहयोग लेंगे कि उनकी कितनी योजनाएं हैं शासन की और उस आदर्श ग्राम बनाने के लिए वो क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। तो ये हम, और ट्रेनिंग के लिए कि जहाँ भी ट्रेनिंग होगी वहाँ के ग्रामीण जो लोग होंगे, अच्छा दीदी जुड़ी हुई है प्रियंका दीदी, कि ग्रामीण लोग कितने मतलब जो अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि सबको लेके चलेंगे तो सबको लेके तो चलना है, लेकिन जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनको लेकर हमको ट्रेनिंग देनी होगी कि जहाँ पे ऑर्गेनिक के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। और अगला हमारा कदम होगा कि फार्मिंग, उसको बोलना चाहिए कि जो विजिट करने आते हैं ना, वो विजिट करने आएंगे वहाँ पे और उनको शुद्ध सात्विक गौ आधारित और जैविक भोजन खिलाएंगे, रहेंगे, अपने हाथ से कार्य करेंगे। तो एक फार्मिंग वो भी हमने मतलब सोचा है और बहुत सारे कार्य हैं। तो मैं इतने ही शब्द बोलूंगी अभी, क्योंकि रोशनलाल सर जी का भी यहाँ पे सहयोग होगा, वो भी बताएंगे, और प्रणीता दीदी जुड़ी हैं वो भी इस बारे में बताएंगे। तो इतना ही बोलना है जी। धन्यवाद भैया जी। ओम। प्रणीता दीदी आप जुड़े हैं तो आप भी बताइए अपने ग्राम के बारे में, क्या कर रहे हैं। आदरणीय आदरणीय मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर राउत जी, कि वो आए और इस पर अपने विचार व्यक्त करें जी। दादू, ये निवेदन था कि पहले प्रणीता दीदी को सुन लेते हैं, जी उनके जी क्या विचार है अपने गांव के बारे में, फिर अपन चर्चा करेंगे। जी। जी जी ओम। तो, जी आदरणीय प्रणीता जी आए और अपनी बात कहें जी। जी योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय सभी मेरे वरिष्ठ जितने भी अतिथिगण हैं, आप सभी को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ। परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम बड़े अच्छे एक मंच के माध्यम से अपने परिवार से लेकर गांव, समाज और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है और मुझे आनंद हो रहा है कि योगाहार मंच के माध्यम से बहुत विद्वान लोगों के मार्गदर्शन और विचार हमें प्रतिदिन नया कुछ करने के लिए भी मिल रहा है। ये हम सभी का सौभाग्य है और आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि मुझे बहुत कम समय ऐसा है कि समय उतना मैं दे नहीं पाती, फिर भी आप मुझे वक्त बार बार देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब है, मुन्नीलाल जी भाई साहब है, कल्पना दीदी है, जितने भी लोग हैं, पवन कुमार जी हैं, सभी का। और मैं यही कहना चाहूंगी, दीदी ने जैसा कि कहा, कल का भी सत्र हमारा जो बहुत आदर्श ग्राम पर हुआ, मुख्य वक्ता जी से लेकर सभी ने जो विचार रखे वो बड़े सराहनीय लगे। और आज भी जो विचार आए मैं ओम अभी थोड़े समय में सुन भूर्भुवः रही। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। किसी का लगता है वीडियो चालू है, गायत्री मंत्र चल रहा है जी। धन्यवाद। और आज भी कल्पना दीदी जी ने जैसा विषय रखा कि कृषि, जैविक कृषि पर और अपने ग्राम पर, स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। विषय को सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और आदर्श ग्राम पे जैसे कि चंदना की मैं बात कहूं, चंदना यह हमारा एक आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ गांव है।
आसपास पूरा जंगल है, कल्पना दीदी और मुन्नी लाल भाई साहब ने देखा है। और यहाँ पे प्रमुख रूप से ओबीसी समाज, एसटी, एससी और भी अन्य समाज के लोग हैं। और पूर्णतः यह हिंदू विचारधारा के आधार पे बसा हुआ गांव है। यहाँ सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य करने वाले लोग हैं। जनसंख्या यहाँ की कुल लगभग मुझे जो आंकड़ा मिला वो 2200 कुछ है और कुल परिवार 504 है, जिसमें से ओबीसी समाज और हमारा आदिवासी समाज इसकी संख्या ज्यादा है। बाकी सभी के साथ में हम मिलकर काम करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा होते रहते हैं, जैसे कि राष्ट्र सेविका समिति मातृशक्ति का जो संगठन है वह कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, पतंजलि परिवार है, गायत्री परिवार है और भी समाज के लोग जो है प्रबुद्ध वर्गजन जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग हमारे गांव में 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 से 2 वर्ष हो रहे हैं। एक बड़ी समस्या गौ माता के प्रति दिख रही थी, जो समाज के लोग इकट्ठा हुए विचार किए, एक समिति का गठन किए, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखे और गठित समिति ने ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव रख कर के विषय रखा कि आज जो हमारी जो देसी गाय है वो देसी गाय लोग उसके फायदे को देख रहे हैं और फायदा कम मिल रहा है, कुछ भी इससे फायदा नहीं है करके उसे बाहर भेज दे रहे हैं। और बाहर भेजने का मतलब कहीं जंगल में छोड़ते हैं, जंगल से घर वापस आ गई तो उसे तस्करी वाले लोग लेकर चले जाते हैं। ऐसी ये बड़ी भारी समस्या और बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी जो गाय, जो मूल देशी गाय है वो हमारे परिवार से और हमारे घर से कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। इसकी पीड़ा को देखते हुए सामाजिक संगठन में काम करने के कारण एक नई प्रेरणा मिली, एक नई ऊर्जा मिली और उस अभियान में, उस समिति में मुझे भी जोड़ा गया और मैं भी जुड़ करके मैंने कहा कि गाय माता को बचाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। गौशाला समिति ने एक छोटी अपनी पर्णकुटी से ही समाज के सहयोग से गौशाला बनाई है। आगे समाज के सहयोग से दूसरी गौशाला बन रही है, उसका कार्य लगभग अब इसी माह पूर्णता की ओर हो रहा है। और बहुत बड़ी समस्या थी, 18 एकड़ हमें शासकीय भूमि ग्राम पंचायत की तरफ से मिली। पानी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुआं हो गया, बोर हो गया, ये सब पंचायत के सहयोग से। और जाने आने का भी मार्ग जो दुर्गम था, वहां तक लगभग गांव से थोड़ा 1 किलोमीटर की दूरी पे गौशाला है, तो जाने का मार्ग भी सही नहीं था। उससे हम सभी सारे लोग भिड़ करके पिछले वर्ष जाने के मार्ग को भी हम सुगमता पूर्वक लगभग बन गया है, 3 पुलिया बने, तो किसी भी मार्ग, किसी भी दिशा से हम जा सकते हैं। अब मैं गांव की बात कहूँ तो लगभग शासकीय योजनाओं का भी लाभ इस गांव को मिलते रहता है। पूर्णतः लगभग 100% स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि स्वच्छ भारत अभियान जब चला, उनकी योजना चली, तो लगभग 100% हमारा यह गांव स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी से जुड़ता है। लगभग 80% प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस गांव को लाभ मिल चुका है। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, आयुष जो आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक केंद्र वो भी है और ग्राम पंचायत भी है, आंगनबाड़ी भी है। पहली कक्षा से लेकर हायर सेकेंडरी 12वीं कक्षा तक यहाँ पर विद्यालय है। लगभग 1000 की संख्या में पूरे बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी चीज, 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, बायो है और आर्ट है। तो बहुत दूर दूर के भी बच्चे इस गांव में पढ़ने आते हैं और पढ़ करके शिक्षा लेकर जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि पूरे जैसे हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रही हूँ, बहुत जल्दी बता रही हूँ कि गांव की कैसी क्या सब व्यवस्थाएं हैं और कैसे भिड़ करके समाज के लोग उसे कर रहे हैं। आराम से बताइएगा, आप आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है, आप पूरी बात बताइएगा। जी जी जी, मैं थोड़ी सी वही समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी बता रही थी भाई साहब जी, धन्यवाद। बच्चे हम लगातार विद्यालय में संपर्क करते हैं, गौशाला से बच्चों को जोड़े हैं, इसीलिए जोड़े हैं कि उनके मन में गाय माता के प्रति प्रेम रहे, खेती के बारे में जानकारी रहे और उन्हें हमने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि इस सत्र से हम क्रमवाही प्रिंसिपल सर, जो शिक्षा विभाग है हमारा पूरा हमारे साथ में जुड़ करके काम करता है। परम पूज्य स्वामी जी की जो योग अभ्यास है वो समय समय पे होता है। इस गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जो प्राणायाम को ना समझता हो, ना जानता हो। बड़े बड़े शिविरों का आयोजन 2009-10 में हमने किए हैं और मातृ शक्ति पर कार्य किए। महाकौशल प्रांत में जब मैं राष्ट्र सेविका समिति के प्रबोध वर्ग करके आई, तो मुझे लगा कि गांव की जो बहनें हैं वो बाहर निकलने से कहीं ना कहीं वंचित रहती है, शर्मिंदा होती है, या गांव घर के लोग उसे प्रेरित नहीं करते। मैंने स्वयं ने ऐसी एक पहल शुरू की कि प्रातः जागरण करना 5 बजे। मैंने लगभग ये 10 वर्षों तक काम किया है कि विसिल बजाकर जागरण करना, 5 विसिल बजाना, 3 बड़ी और 2 छोटी, जिससे लोग समझ जाते थे कि राष्ट्र सेविका समिति की बहनें जाग गई है, यह जागरण विसिल बजी है और इनकी शाखा लगेगी। शाखा भी लगी है और परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से लगभग 10-11 वर्ष योग कक्षा मातृ शक्ति की चली है। शिविरों का आयोजन हुआ है। आप देखेंगे इस गांव में पतंजलि के अधिकांश जो वस्तुएं हैं वो हर घर में, जितने समझदार शिक्षित लोग हैं उनके घर में पतंजलि की जो वस्तुएं हैं वो है। टूथपेस्ट से लेकर जितनी उपलब्ध हो सकती है सहजता से, वो पतंजलि की आती है। दूसरी चीज, शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यानी हम सभी लोग मिलकर के काम करते हैं कि कोई भी हमारे गांव का बच्चा अशिक्षित ना रहे, किसी भी परिस्थिति के कारण उसकी शिक्षा प्रभावित ना हो, वो स्वच्छ भी रहे, उसका घर परिवार शिक्षा से भी परिपूर्ण रहे और समय समय पर संस्कारों का भी उसके परिवार तक वो बात जाए। तो यहाँ पर समय समय पर यज्ञ भी होते हैं। गायत्री परिवार भी एक अपनी जगह बड़ा अच्छा काम करता है। तो वर्ष में एक बार 9 कुंडी यज्ञ, 11 कुंडी यज्ञ ऐसे होते रहते हैं। पतंजलि परिवार के भी कार्य चलते रहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि अभी अंतरराष्ट्रीय 21 जून जो आएगा, तो गांव में एक ऐसे विचारों की क्रांति चलती है कि भाई परम पूज्य स्वामी जी ने इतने अथक प्रयास के साथ जो कार्य योग पर किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया है, तो हमारी भूमिका बनती है कि हम कहीं भी योग अभ्यास में सम्मिलित हो। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हम सम्मिलित हो, तो नहीं जाते तो कहीं नहीं जाना, तो कहाँ जाना, तो विद्यालय पर जाना, और विद्यालय के परिवार के साथ में हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जब युवा दिवस हम मनाते हैं, तो मातृ शक्ति की संख्या अधिक रहती है कि क्यों युवाओं को आना चाहिए, क्यों युवा दिवस मनाना चाहिए। तो ऐसे कार्य में हमारी सहभागिता रहती है और मुझे गर्व हो रहा है। परंतु मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, सदन में सभी लोग सुनेंगे कि संगठन बाद में होता है, लेकिन एक कार्यकर्ता प्रमुख भूमिका निभाता है। उसके चरित्र से, चित्र से समाज जुड़ता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। इस बात को मैं कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि परम पूज्य स्वामी जी को लोग टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी का चरित्र समाज तक और गांव तक लेकर आना, ऐसा कार्य हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब और कल्पना खोटले दीदी ने किया है, जिसके कारण गांव में एक नई ऊर्जा आई। मैं तो कार्य कर ही रही थी, मेरे साथ में और भी लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन खेती पर और गौ माता पर जो विचारों की क्रांति आई, आदर्श ग्राम को लेकर एक नई विचार क्रांति आई, उसका प्रमुख श्रेय अगर जाते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी को ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जैसे युग दृष्टा के रूप में मिले, देवता के रूप में मिले हैं, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के विचारों को हम अपने गांव तक लाए, घर तक लाए, परिवारों तक लाए, समाज तक लाए और उससे आदर्श ग्राम बनाने में, आदर्श परिवार बनाने में, आदर्श व्यक्ति बनाने में, जैविक खेती बनाने में अपनी ऊर्जा को लगाने का प्रयास करें। और अधिक क्या बोलूं, आप सभी लोग समझदार हैं और मुझे लगता है कि आपकी बातें मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूं और अपने आदर्श ग्राम पर अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, खेती पर अच्छा क्या करेंगे। जैसे कि कल रीवा से एक भाई साहब जुड़े हुए थे, एस.के. तिवारी जी, उन्होंने काफी समय इस योगाहार कार्यक्रम के बाद मेरे से पूछा और उन्होंने बड़े सात्विकता से कहा कि हम सब आपके साथ में जुड़ करके काम करेंगे। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप सबकी आवश्यकता है। हम एक एक कड़ी टू कड़ी जुड़ करके, एक संगठित होकर के, योगाहार परिवार हमारा बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। मुझे बड़ा अकल्पनीय लगा और बड़ा अच्छा लगा जब मैं पतंजलि पदार्था में जो शिविरों का आयोजन किया, 2 दिन के शिविर का आयोजन
किया था और वहां जाकर के ऐसा लगा कि हमारे सम्मानीय डॉक्टर पवन कुमार जी भाई साहब ने, मुन्नीलाल जी भाई साहब ने और जो दीदी लोग थे, जो भाई लोग थे, कितनी ऊर्जा नहीं लगाई होगी इस आयोजन के लिए। और परम पूज्य स्वामी जी के साथ में जब हमने योग में दूसरी सुबह में परम श्रद्धेय आचार्य श्री को सुना, बड़ा गर्व हुआ, बड़ा आनंद हुआ। उस आनंद को और उस गर्व को हम महसूस नहीं कर सकते शब्द में और भावनाओं में। वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है इस जीवन के लिए। परंतु हम यही नहीं रुकेंगे, हम उस उपलब्धि को आगे ले जाएंगे, हमारे गांव तक उसे साकार करेंगे, उनके सपनों का भारत बनाने में हम सहयोग करेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को लगाएंगे। ऐसा हमने संकल्प लेकर वहां से आए हैं। और दूसरे दिन जैसे स्वामी जी के साथ में हमने योग अभ्यास किया, बड़ा गर्व हुआ, बहुत क्या कहे। उस भाव में मुझे लगता है कि पता नहीं 24 घंटे में हम कितने भाव में बहते हैं उस अद्भुत क्षण को पा करके। तो स्वामी जी को देखी मैंने कि मैंने बहनों से कहा कि देखो कैसा पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत किए हैं इन्होंने, जीरो से उठ करके, जीरो से शुरुआत हुई और आज कहां से कहां तक स्वामी जी पहुंचे हैं। और किसके लिए? ये राष्ट्र के लिए, हम सभी के लिए। जो व्यवस्थाएं मिली वो किसके लिए? वो स्वयं के लिए लगा रहे क्या? नहीं ना, हम सभी के लिए लगाए हैं उन्होंने, हम सबके लिए, कितने कल्याण के लिए उन्होंने सोचा है। तो क्या हमारा दायित्व बनता है कि उनके इतने बड़े पुरुषार्थ को, उतनी मेहनत को हम बिल्कुल भी निरर्थक नहीं होने देंगे, हम सार्थक करेंगे। और ये हम संकल्प लेते हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आइए, आप इस चंदना की धरती पर आइए, गौशाला से जुड़िए और इस गौशाला को हम अच्छा उत्थान की कड़ी में कैसे जोड़े, आदर्श ग्राम कैसे बनाएंगे, आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ और वंदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि जैसा भी जिसके पास जैसा समय मिलता है, जैसे हमारे बने सिंह भाई साहब जी जुड़े हैं, वो उन्होंने भी कहा है कि मैं चंदना दीदी जरूर आऊंगा। एक हमारे और जो भाई थे जिनका पैर नहीं था, शायद श्रीकांत जी भाई साहब है, उन्होंने भी कहा है वहीं कि दीदी मैं भी समय दूंगा। मुझे गर्व होता है कि ऐसे हमारे योगाहार परिवार में पुरुषार्थ करने वाले भाई लोग हैं जो अपने मन से कह रहे हैं कि हम आदर्श ग्राम चंदना को बनाने में सहयोगी बनेंगे। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हम सब जुड़ करके आदर्श ग्राम बनाएंगे, जैविक खेती करेंगे, धरती माँ को नशा मुक्त, उस विष से मुक्त करेंगे और अच्छी धरती बनाएंगे, किसानों को अच्छा बनाएंगे। ये मैं वीडियो देखती हूँ, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब कितना प्रखर, कितनी क्रांति, कितनी ऊर्जा वो लगा रहे हैं कि हर किसान तक जा रहे हैं, हर गांव तक जा रहे हैं, हर किसान की चर्चा कर रहे हैं, हर गांव तक अपने विचारों को, परम पूज्य स्वामी जी के विचारों को वहां तक ले जा रहे हैं। ऐसे भाव और ऐसे विचार होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। योगाहार परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद जी, प्रणाम। जी बहन जी, आपके पुरुषार्थ को नमन। और आपने जो चंदना गांव को आदर्श बनाने के लिए जो आप कार्य कर रही हैं, और पूरा योगाहार परिवार, पतंजलि परिवार सब आपके साथ है। और मैं चाहूँगा बहन जी कि आप जो है गांव में एक भ्रमण आपने किया ही है, एक इस उद्देश्य से भी भ्रमण करें, गांव वालों को एक बार बैठा लें कि हम जब गांव में प्रवेश करते हैं तो हम सबको क्या खटकता है, जो भी खटक रहा हो आपको वो पॉइंट नोट करते रहें। आप कुछ ना करें, आप तो एक गांव, जब बाहर से जो सड़क आती है, एक तरफ से आती है, दो तरफ से आती है आपके गांव में प्रवेश करने के लिए, जैसी गांव में आप प्रवेश करती हैं तो आपको क्या, आप वहां से प्रवेश करें, आपको क्या खटक रहा है, अलग से हट के क्या खराब दिख रहा है, वो नोट करते जाएं और गांव में प्रवेश करते जाएं, गांव में भ्रमण करें और उनको नोट करते रहें। पहला आपको आप ये काम करना है। और जब चूंकि आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, अपन को नोट करना है, जो आपको ना दिखे, आपके सहयोगी या किसी से भी कहिएगा कि अपन को ये सिर्फ नज़र करना है कि इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ क्या है, किसके मकान के पास घूरा डला है, किसके पास नाली चौक है, किसके पास गंदा पानी बह रहा है रास्ते में, या ऐसा करते हुए अपने आप को नोट करते हुए एक समरी बनाना है कि हमारे गांव में सबसे पहले ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा, ऐसे इस प्रकार से आप पूरे कार्य को आप एक लिपिबद्ध कर लें, लिख लें। फिर जो है हम आते हैं या अन्य लोग आएंगे, हम सब आएंगे, योगाहार परिवार के सदस्य आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और उस कार्य के लिए उस गांव वालों से निवेदन करेंगे, क्योंकि गांव का जोगी आन गांव का सिद्ध। आप तो उस गांव के ही हैं ही, आप तो प्रयास कर ही रहे हैं,
परंतु हम लोग आके वहाँ पे जो क्रिया करेंगे, जो गतिविधि करेंगे, उससे निश्चित गांव वाले सहयोग करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो उसके घर के द्वारे की नाली जो उसका गंदा पानी बह रहा है, हम फावड़े से लेके उसको ठीक करेंगे। या हम ठीक करेंगे तो वो निश्चित है कि उनके मन में ऐसा आएगा कि भाई ये कहाँ से आकर के इतना कर रहे हैं, तो हमारा पानी हम क्यों ना ठीक करें। इस प्रकार से हम कोई का घूरा जैसे कहीं डला है, उसका अगर उसका व्यवस्थित नहीं है तो उसको भी ठीक करें। ये काम जब हमने करके देखे, अनुभव किया है, जब हमने स्वच्छ निर्मल ग्राम बनाए हैं, कुछ राष्ट्रपति पुरस्कार से किसी ग्राम पंचायतों को जो पुरस्कार मिले हैं, उसका कारण यही रहता था कि कोई हम लोगों की बात नहीं सुनता था। हमने उठाई झाड़ू और अपने लगाना शुरू कर दिया। जब हम कोई आदमी बाहर के आके आपके घर के द्वार में झाड़ू लगाएगा तो निश्चित उस गांव के लोग जो है उसके घर को शर्म लगती है और वो कहते नहीं भैया हम लगा ले रहे, हम झाड़ू लगा ले रहे। भाई हमें कहना किसी से कुछ नहीं है, पहले तो निवेदन करना है कि ऐसा हो सकता है क्या। अगर उनसे रुझान नहीं मिल रहा है, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि प्रीता साकरे जी सरपंच बन जाए, प्रीता साकरे जी विधायक बन जाए, ऐसा तो नहीं है कोई चुना। इससे भी डरते हैं, कई राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनको भी डर लगता है कि प्रीता साकरे जी का वर्चस्व बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम सब इस गांव को, चंदना गांव को सबसे पहले हमें आदर्श गांव बनाना है। मैं चाहूंगा कि यह काम आप शुरुआत करें। और भी अन्य अन्य काम है, मैंने एक उदाहरण दिया है सिर्फ, इस पर भी आपका हम विचार चाहेंगे आदरणीय प्रीता जी। जी, जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि सब मिलके ही ये काम करना है। जैसे कल्पना दीदी ने मुझे एक मोटे हिसाब में बताया था कि जैसे आपने कहा पॉइंट को आप चिन्हित करते जाएँगे, और उन्होंने अभी 2 दिन पहले चर्चा में कहा था दीदी ने कि ये सब पॉइंट आप चिन्हित करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपने जैसे बताया कि हम आकर के अगर कोई अव्यवस्था है गाँव में, किसी परिवार घर सामने, तो वो करेंगे। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। इससे अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण क्या हो सकता है भाई साहब। और मैं तो जैसे कि आपने कहा कि गांव के लोगों में ये भावना आती है, तो मैं आपसे कह दूं, जब जब भी मैं मंच में जाती हूँ तो मैं स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कहती हूँ कि मुझे कोई ना मंच चाहिए, ना माला चाहिए, ना माइक चाहिए, लेकिन मेरा गांव श्रेष्ठ कैसे हो ये मेरे अंदर है। मेरे गांव की पहचान कैसी हो, इस गांव का नागरिक कैसा हो, इस गांव की खेती कैसी हो, सब सब गुणों में वो आदर्श दिखे, ये मेरी भावना है, ये मेरा संकल्प है। ऐसा डरती नहीं भाई साहब, मैं बोलने का प्रयास करती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग मुझे उस नजर से देखने का प्रयास करते होंगे। मुझे मेरे गांव पे विश्वास है। और आपने उस बात को और कह के मुझे और सजग किया कि मुझे भी अपने पूरे चित्र चरित्र के साथ में पारदर्शिता के साथ में काम करने का, आगे और बढ़ने का मुझे वो विचार करना चाहिए और सबको साथ लेकर के हमें चलना है। तो मुझे लगता है कि जितने परिवार, पतंजलि परिवार है, गायत्री परिवार है, संघ परिवार है, इन सब के साथ में जैसे कि अभी समूह की महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर रही, तो इनको सबको साथ लेकर के समाज के साथ में मिलकर के काम करने की मुझे आदत और स्वभाव बनाना चाहिए। जो मुझे खुद में लगा कि हमको इन बिंदुओं पर भी काम करना है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे बिंदु, कि हम स्वयं झाड़ू लगाए, हम स्वयं झाड़ू पकड़े। यही तो है, जितने भी अपने देश में महान पुरुष हुए हैं, इन्होंने स्वयं समाज के अंदर जो गंदगी रही है, जो गंदे विचार रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए स्वयं ने उन्होंने अपने हाथों में काम लिया है। और वही चीज आपने कहा है, तो ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका अभिनंदन है। और मैं निश्चित रूप से एक एक पॉइंट ये सब चिन्हित करते जाऊंगी। और जो सर्वे के आंकड़े हैं, मैंने कल्पना दीदी के आग्रह पे कहा और एक युवा से मैंने बात की है, और वो युवा तैयार हो गया है कि ये सारी चीजें हम मिलकर के करेंगे। एक बैठक भी ले रहे हैं हम अभी, और वहां से हरिद्वार से आने के बाद में, पतंजलि से आने के बाद में, धीरे धीरे इस आदर्श ग्राम पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। 4 लोग मिल रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 4 के यहाँ जा रहे हैं हम, वहां बात समय देख करके इस चर्चा को कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गांव इस ओर अब मोटिवेट हो रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से वो सपना साकार होगा। धन्यवाद। जी बहन जी, आदर्श गांव में वो प्रस्तावित भी है, जो आदर्श गांव एक सरकार की ओर से भी प्रस्तावित होता है, उसमें भी अपना प्रस्ताव अगर नहीं है तो उसमें भी प्रस्ताव डलवा दें। आदर्श ग्राम चन्ना में प्रस्ताव रहे, ताकि जो सरकारी योजनाएं होती है, जो फंड होता है, वो स्पेशल आता है, ताकि पूरे गांव में लाइट वगैरह लग जाए, पूरे गांव में सारी जो व्यवस्थाएं अपन चाहते हैं वो सरकार के माध्यम से फंड आवंटित हो जाएगा। इसलिए उसमें भी आदर्श गाँव प्रस्तावित हुआ आपका। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल।
जी हाँ। जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, पुनः जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोशनलाल जी सादर आमंत्रित। जी धन्यवाद। सदन को सादर नमन, सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। निश्चित रूप से बड़ी सुंदर बातें सबने कही है और चंदना के जितने भी लोग हैं उनके पुरुषार्थ को सादर नमन। बहन प्रणीता साकरे बहन के पुरुषार्थ को सादर नमन। बड़े पुरुषार्थ से काम कर रही है। निश्चित रूप से ये बड़ा काम है और क्योंकि गांव को आदर्श बनाना बड़ा बस मतलब सिर्फ कहना नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको करना भी पड़ता है और वो आप कर रही हैं। निश्चित रूप से बहुत पुरुषार्थ का कार्य है। मैं चंदना काफ़ी बार गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। पहले बार तो मैं राम मंदिर का जो आपके यहाँ उद्घाटन हुआ था, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें गया था। उसके बाद हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वहाँ कराया था। आपके गांव के लोगों ने ही हमें उस चीज़ के लिए कहा था कि हमारे गांव में प्रशिक्षण करें, तो हमने वो भी वहाँ पे किया था। और आगे भी अभी एक प्राकृतिक खेती पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हमारा एक प्रोग्राम है, तो वो निश्चित ही आपके गांव में करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। और उम्मीद है आपकी सबकी सहभागिता उसमें रहेगी और आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमें मिलेगा। दूसरा जो एक जब हम समग्र ग्राम के विकास की बात करते हैं, तो इसके लिए हम एक जो एक टूल होता है, एक सर्वे होता है, उसको बोलते हैं PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। एक बड़ा विस्तृत अध्ययन होता है गांव का। तो मैं प्रयास करूंगा कि हम उसको अगर 1-2 दिन दे के आपके गांव में कर पाएँ, तो मैं देखता हूं क्या उसमें संभावना है। उसमें पूरी गांव की एक पूरी जो समष्टि है, वो पूरी एक तरह से इन टोटो पूरा आ जाता है कि कितना आपके यहाँ क्या रिसोर्सेज हैं, क्या संभावनाएं हैं, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी चीज़ें आपके यहाँ घटित हो रही है, मतलब खेती से लेके हम सब तरह की बातें उसमें कर सकते हैं। सामान्यतः हम उसको एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। जब हम कृषि के बात में करते हैं तो हम एग्रीकल्चर के पॉइंट को करते हैं, पर जब हम समग्र विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, तो उसमें हम ग्रामीण जो पैरामीटर है उनको भी हम ध्यान में देते हैं कि हमारे जो ग्रामीण विकास के जो पैरामीटर है, विभिन्न पैरामीटर, उनमें इस गांव में किस तरह से विकास हुआ है, जल की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, लोगों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कब शिक्षा खुली, कितने शिक्षित हैं, कितने वो हैं, किस तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कितने ने रोजगार प्राप्त किया, किस तरह के रोजगार प्राप्त किए। तो हम सारी उन पे मतलब सभी बिंदुओं पे उसमें, और वो जानकारियाँ जो ली जाती है वो किसान मतलब जो लोग हैं उन्हीं से ली जाती है। तो उसमें हम हर तरह के लोगों को शामिल करते हैं, हर उम्र के लोगों को, क्योंकि ये हर उम्र के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तब उसमें जानकारी सही तरीके से आती है। तो उसमें पिछली चीज़ें भी हम उसमें पता करते हैं कि क्या पहले था, 100 साल पहले गांव की क्या स्थिति थी, कैसे लोग थे, क्या करते थे, किस तरह से खाते थे, क्या उस खेती करते थे, किस तरह की चीज़ें वो करते थे। उन सब चीज़ों को हम उसमें पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में करते हैं। तो इस पर भी हम मैं प्रयास करूंगा कि आपके गांव में एक इस तरह का, क्योंकि जब हम इस तरह की व्यवस्था में जाते हैं तो हमको प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है, और अगर हम कुछ नियम कायदे से प्लान से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मतलब ये कहा जाता है कि आपका अगर प्लान सही है तो आपने 50% काम कर लिया, और अगर हम प्लान अच्छे से कर पाएँ तो मैं समझता हूँ हमारी सफलता 100% निश्चित है। और आप लोग का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। उस समय की जो आपका गौशाला में आपको पौधे की बहन कल्पना बहन ने बात की थी, पौधे मुनगे के ड्रम स्टिक के पौधे, वो भी कुछ हमने प्रयास किया था कि कुछ आप लोगों को प्रदान कर सके। और बहन कल्पना खोटले इसके लिए बोल रही थी जो अपना नेपियर है उसके लिए भी, तो नेपियर हाइब्रिड नेपियर भी, क्योंकि वहाँ भी शायद आपके उसमें वो नहीं है, फेंसिंग नहीं है, जानवर ओपन है, बाहर से भी वो नुकसान होता है। तो कुछ अगर सिक्योर्ड उसमें कुछ हम इस बारिश में अभी हाइब्रिड नेपियर लगा पाएंगे तो हमारी गौ माता के लिए लगातार साल भर चारे की व्यवस्था हम कर पाएंगे। क्योंकि पानी की व्यवस्था हो गई है तो हम आगे इसको भी बारिश से अगर हम इसको शुरुआत करते हैं तो ये भी हो जाएगा। कुछ
फॉडर के पौधे होते हैं जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, उनको भी ग्लेसरीडिया और सुबबुल है, इनको भी हम कुछ मेड़ों पे आजू बाजू से बाउंड्री से लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि इनको हम अपने उनकी पत्तियों को हम अपने गौ माता को दे सके, ताकि हम जो हमारा जमीन है उस पे हमारा थोड़ा सा दूसरी काम भी हम उसमें ले सकें और साथ में गौ माता की सेवा भी हो सके। एक वो आत्मनिर्भर गौशाला आपकी बनाएं, इस पर भी अब हम लोग प्रयास करेंगे। और खेती में जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो इस पर जो हमारा प्रशिक्षण होगा तो उसमें आप लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे, आप लोगों की बातें सुनेंगे, हमारा जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसकी बात हम करेंगे, उसकी जानकारी अपने हमारे साथियों के साथ हम लोग आएंगे और आप लोगों से चर्चा करेंगे। वो जानकारी हम आपको देंगे, बनाने के तौर तरीके उनको भी हम आपके साथ बनाएंगे, बैठेंगे और उपयोग करने के तरीके भी हम वो करेंगे। जो प्राकृतिक खेती के दूसरे दूसरे बिंदु हैं उन पर भी बात करेंगे, समन्वित खेती की भी बात करेंगे, क्या हम और नए खेती में किस तरह से जो दूसरे खेती के आयाम हैं, क्योंकि सिर्फ मतलब एग्रीकल्चर में हम सिर्फ धान की खेती या गेहूं की खेती या चने की खेती ऐसा करके भर हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमको बहुआयामी खेती करनी पड़ेगी, हमको डेयरी की बात करनी पड़ेगी, हमको फिर मछली पालन की बात करनी पड़ेगी, हमको भाटी से सब्जियां और दूसरी फसलों की भी हमको बात करनी पड़ेगी, रेशम पालन, जो हमारे दूसरे तरह के हम उद्यम है, हम मशरूम की बात करते हैं, तो अन्य उद्यम पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम पूरी तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि हमारे हर गांव में संसाधन हमारे पास बहुत है। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो गांव है, वो रिसोर्स पुअर है, पर वास्तव में रिसोर्स पुअर नहीं है, वो रिसोर्स रिच है। हमारे जो गांव हैं वो रिसोर्स से भरे हुए हैं, हमको उन संसाधनों को पहचानना है और उनका समुचित दोहन करना है, जिस तरह से जो हमारे समाज के विकास में, हमारे सहयोगी बन सके, और फिर उन्हीं को उपयोग करते हुए दूसरे उनको हम कैसे जनरेट करें, इस पर हमको रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से, और क्योंकि आप लोगों का जो प्रयास है वो बहुत, मैं कई बार बात किया हूँ चंदना की, क्योंकि हमारे एक साथी आपके झाली टोला के हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उनसे भी चर्चा होते रहती है। तो निश्चित रूप से आपके गांव की काफ़ी चर्चा है, पहले भी हम उसकी बात करते रहते थे। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी के सहयोग से कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और मार्गदर्शन दिया है। आदरणीय, मैं रमेश चंद्र मेहरा जी के पास पुनः जाऊंगा और वो अपना संचालन करें और आगे के वक्ता को आमंत्रित करें। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रणेता जी ने जो है बहुत बढ़िया बातें हमारे सदन को सुनाई है, और उन्होंने जो काम किया है निश्चित रूप से वो बहुत ही सराहनीय काम है। और डॉक्टर राउत जी ने जो जानकारी दी है कि शासकीय योजनाओं का गांव में कैसे लाभ लिया जा सकता है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम जो है एक उन शासकीय योजनाओं का लाभ भी गांव को मिलेगा, तो निश्चित रूप से गांव जो है और भी आगे बढ़ेगा। आदरणीय बने सिंह जी का हैंड रेस है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय बने सिंह जी। सदन और परिवार के महानुभाव को प्रणाम। आदर्श गांव की बात चल रही है तो सदन में, तो सदन के सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग एक बार, जैसे भी आप यात्रा पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो राजस्थान के श्याम सुंदर पालीवाल जी का गांव एक बार ज़रूर देख करके आए आप लोग। वहाँ से आपको सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी, और हो सके तो उनको पुनः पर मंच पर वापस बुला सकते हैं अपन सभी, अगर सदन की अनुमति हो तो। जिस दिन भी अपन चाहे आदर्श गांव की बात करें, उसी दिन उस व्यक्ति ने जो काम उसकी ग्राम पंचायत में किया है,
और करके दिखाया है, उसके नियम कानून कायदे सब गवर्नमेंट ने फॉलो किए हैं और गवर्नमेंट मान रही है आज उस नियम को। हमारे क्षेत्र में पानी रोको, अंकुर लगाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे पद्धति श्याम सुंदर पालीवाल की है, केंद्र सरकार के द्वारा पारित की गई हैं और आज पूरे देश भर में उसके नियमों को मान रहे हैं। वहाँ के किसान शासकीय बिजली उपयोग नहीं करते, स्वयं सौर ऊर्जा की प्लेटें किसानों ने लगा करके वो सरकार को बिजली बेच रहे हैं। तो कुछ हम लोग वहाँ पर यात्रा पर जाएंगे तो हमें वहाँ का दृश्य देख करके हमारे मन को भी या हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा सुझाव था। और प्रभारी महोदय ने कहा कि आदर्श गांव बनाने के लिए कुछ सरकार में आवेदन करना पड़ता है, तो उसमें ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी पड़ती है। ये वो आवेदन किस नाम से करना पड़ता है, ये भी प्रभारी महोदय जानकारी दिए आपको। जी, बहुत बढ़िया आदरणीय बने सिंह जी भाई साहब ने कहा है और उस दिन भी अभी कुछ दिन पहले भी आपने कहा था। निश्चित रूप जी से चाहिए और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार आपके साथ आपके आग्रह पर हम जाएँगे, चलेंगे साथ में और देख कर आएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी। और जब प्रत्यक्ष रूप से देख कर आएँगे, तो उस मन से, उस भाव से, उस विचारों के साथ में काम करने में और आनंद आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा विषय लाए आपने, धन्यवाद। और राउत जी ने बहुत अच्छा हम तो सौभाग्य समझते हैं कि आपने चंदना को चुना है प्रशिक्षण के लिए। आपके हम आभारी हैं और आपका स्वागत है भाई साहब, आदरणीय राउत जी। धन्यवाद। जी, बने सिंह जी ने जो कहा है बहन जी के उनको आमंत्रित किया जाए, तो बने सिंह जी आप संवाद करिएगा उनसे, पालीवाल जी से, और जब वो उनको समय हो तो उनको अपन पुनः आमंत्रित कर लेते हैं उनको। जब भी आप वो चाहें तो अपन उनको मार्गदर्शन लेंगे और जो किसान विजिट करना चाहेंगे वो करेंगे, और उनको बुला ले एक दिन, जब भी वो समय दे दे तो बता देना। ओ जी, प्रभारी महोदय वो फॉर्म डालने की बात हो रही है, आदर्श ग्राम का फॉर्म गवर्नमेंट में डलता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। आदर्श ग्राम का फार्म नहीं डलता है, ये सरकार जनपद पंचायत में प्रस्ताव डलता है कि मतलब चुनते हैं कि आदर्श गांव किस किस को प्रस्तावित किया जाए। तो जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में ये आदर्श गांव जिले के चुने जाते हैं और प्रस्ताव दिया जाता है, फिर उनमें जो है वो एक्टिविटी की जाती है। तो हर जिले में आदर्श गांव चुने जाते हैं, तो उसमें विधायक निधि, सांसद निधि और इन तमाम निधियों का भी प्रयोग किया जाता है, उसको फंड भी अलग से आता है। तो जनपद में जाके आप सीओ जिला पंचायत या जनपद में आप अपना ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दे दें कि हम अपने गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नई नई जानकारी मिल रही है। आज हमारे बीच आदरणीय सुमित जी भी जुड़े हुए हैं, तो सुमित वर्मा जी यदि कुछ कहना चाहें तो वो भी अपनी बात बताएं। आदरणीय सुमित वर्मा जी। लेफ्ट हो गए हैं वो अभी अभी हाल में, अच्छा आदरणीय सुमित जी। जी। आदरणीय तो रवि आदित्य जी जुड़े हुए हैं, जी, हैं तो चले गए हैं शायद। रवि आदित्य जी चले गए हैं, नहीं है। विनोद विनोद भट्ट जी हैं शायद। हाँ, डॉक्टर विनोद भट्ट जी वरिष्ठ अपने मार्गदर्शक जुड़े हुए हैं। बहन सीमा जी जुड़ी हुई हैं, इनको सुन लेते हैं। जी, आदरणीय विनोद जी यदि हैं तो वो अपनी बात कहें, अन्यथा हम आदरणीय सीमा पांडे जी को बुलाते हैं कि वो आए और अपने विचार भी प्रस्तुत करें। जी वो। मेरी बात आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आदरणीय मुन्नी लाल जी, आप थोड़ा सा कक्षा को वो करें, मेरे को थोड़ा काम है, तो मुझे भी थोड़े गांव तक जाना है। जी वो। जी, आदरणीय सीमा पांडे जी बहन जी जुड़ी हैं, तो उनको आमंत्रित करते हैं, वो भी अपने इस आदर्श ग्राम के ऊपर अपना विचार प्रदान करें। ओम सभी को जय गौ माता जी।
अभी जैसे मेरा रहना तो शुरू से शहर में हुआ है, पर अभी जैसे 1 साल से मैं यहाँ गाँव में रह रही हूँ, बिहार औरंगाबाद में। तो यहाँ पर एक आश्रम है श्री श्री पंदेव धाम, जहाँ मेरा कार्य चल रहा है। यहाँ गौशाला है, जहाँ पे जो लोग गौ माता को काटने ले जाते हैं, उनको बचा कर लाया जाता है, उनको रखा जाता है। और फिर यहाँ के जो गौ सेवक है, उनको इतनी अच्छा से सेवा करते हैं कि उसमें से भी कुछ गौ माताएं हमारे लिए उपयोगी हो जाती हैं, जो दूध देने लगती हैं, जो उस लायक नहीं होती, उन लोग के गोबर गौमूत्र से। हमारे यहाँ 20 साल से जैविक खेती हो रही है, गोबर गौमूत्र से खेती हो रही है 20 साल से। और फिर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, महिलाओं को ट्रेनिंग देके गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाने का कार्य भी मैंने यहाँ पर चालू कर दिया है। पर मैं भी चाह रही हूँ कि इस गांव को मैं आदर्श गांव बनाऊं। तो मैं तो आप लोगों से अभी कुछ समय से ही जुड़ी हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। रोज एक नई जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और आप लोगों को सुन के लग रहा है कि हाँ, मुझे भी इस गांव को आदर्श गांव बनाना चाहिए। तो किस तरह से मैं इस कार्य को कर सकती हूँ, किस तरह से आप लोगों से सहयोग मिल सकता है, और कैसे मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा बहन जी। जैसा कि आप अभी इसमें जुड़े रहिएगा और सुनिएगा। हम सब कहीं ना कहीं आदर्श गांव बनाने की योजना है परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी की और सरकार की भी, कि हमें कई गांव आदर्श बनाना चाहिए। आदर्श गांव बन गए तो हमारे यहाँ जिला आदर्श बनेगा, तहसील आदर्श बनेगी और देश आदर्श बनेगा। इस उद्देश्य को लेकर के आदर्श व्यक्ति बनेंगे। जब आदर्श गांव बनेगा तो उसमें आदर्श भाव आएंगे, आदर्श व्यक्ति बनेंगे, आदर्श परिवार बनेंगे, आदर्श समाज बनेगा। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम योगाहार कार्यक्रम में का कहीं ना कहीं हमारा ये जो परिणाम दिखेगा कि योगाहार कार्यक्रम ने ये फलाना गांव आदर्श बनाया है, ये परिवार ने मिलजुल कर एक काम किया है, तो वो प्रतिक्रिया दिखती है। जैसा आपने गाय माता के गोबर से माला बना के और परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी को दी, इसके अगर आपने माला का अंतिम रूप नहीं दिया होता तो माला नहीं बनेगी, तब तक आप गूंथती रहेंगी या करती रहेंगी। तो आपने काम तो किया है, लेकिन माला को अंतिम रूप नहीं दिया। अगर हमारा गांव आदर्श बन जाएगा तो हमारा परिणाम दिखेगा। इस उद्देश्य को लेकर के हम मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कि कहीं ना कहीं एक एक गांव भी अगर हम लेते हैं तो उसमें हम प्रयास करते हैं, तो ये हमारा परिणाम आएगा। इस उद्देश्य को लेकर के चर्चा हो रही है। तो आगे जो है मैं आवेदन करूंगा आदरणीय कोई हैंड रीच करे या फिर हमें आमंत्रित करता हूँ, हैंड रीच कर सकते हैं। और मैं तो आदरणीय मिथिलेश बहन जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उन्होंने पूरा 108 माला गायत्री मंत्र का हवन किया है, जप किया है महामृत्युंजय का मंत्र के द्वारा। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के स्वस्थ होने के लिए जो संकल्प किया है, तो मैं चाहूंगा कि बहन जी अपनी 2 शब्द जो है प्रदान करें, क्योंकि उस समय आप हवन कर रही थी और अभी आप इसमें जुड़ी हुई हैं, आप फ्री हो गई हैं, तो आप अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी ओम। सदन को नमन। पूरे योगाहार परिवार को मेरा हार्दिक प्रणाम। कल जो सदन में चर्चा हुई थी, मैंने अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर ली थी, और कुछ परिवर्तन हुआ होगा तो उसकी मुझे आप लोगों ने के द्वारा किसी के द्वारा सूचना नहीं मिली। तो कोई भी जब हम कार्य ऐसा करते हैं ईश्वर को समर्पित करके और धर्म के रास्ते पर जब हम चलते हैं, तो दृढ़ संकल्प करके ही कार्य संपन्न होते हैं, ऐसा भाव रखते हुए मैंने अपना जो कल सेट किया गया था वो कार्य पूरा किया। और शायद कुछ परिवर्तन आप लोगों ने किया होगा, उसकी मुझे सूचना नहीं मिली। और वो आज आप लोगों में क्या चर्चा हो रही है वो मैं नहीं सुन पाई, क्योंकि मैंने अपना पूरा 108 मंत्र गायत्री मंत्र के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा पूरे संकल्प के साथ भाई भगवान दास जी के लिए हमने 3 बहनों ने कामना की। पूरी क्लास चली जाती है हमारे यहाँ 5 बजे शुरू यज्ञ हो जाता है, और बहनें 6:15 तक सभी चली जाती हैं, लेकिन 3 बहनों ने मिल करके हमने पूरा संपन्न किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जी ओम, धन्यवाद। जी बहन जी, धन्यवाद। और आपके भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपने जो आदरणीय भगवान दास जी के लिए जो पूरा संकल्प के साथ विधि विधान के साथ जो यज्ञ किया है, निश्चित उसका हमें सब मिलेगा। हम सब ने देखा। आपको पुनः
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय हमारे किसी और भाई बहन का कोई सुझाव हो, कोई चर्चा हो, कोई कर सकते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो आएँ और वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो अभी कल्पना खोटले जी आप बोली नहीं बोली ना? कल्पना खोटले जी, आपका मार्गदर्शन नहीं मिला है, ना सुझाव मिला है, ना योजना आपने बताई। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आपका भी बहुत अनुभव है। जी कल्पना बहन जी। भैया जी मैं बोल चुकी हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय प्रेमला चंद जी। आदरणीय प्रेमला चंद जी। आदरणीय बहन पुष्पा जी। सर आप मैं चलिए, शायद इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही हो या आदमी अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं। तो जी प्रदीप राज वर्मा जी। जी ओम। जी बहन जी ओम, वैशाली बहन जी। हाँ ओम ओम ओम। सभी को सादर प्रणाम। भाई जी तुम्हें बहुत 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 सादर प्रणाम। बहुत अच्छा काम चल रहा है और सभी योगाहार कार्यक्रम को सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। और तीनों बहनों ने आज बहुत सुंदर यज्ञ किया है और यज्ञ किया है, लेकिन ये नामोच्चार मंत्रोच्चार बहुत अच्छे हुए, मैंने सब सुना है आज। और टाइम भी निकालना पड़ता है ना, तो बहुत अच्छा किया है। और अपना जो मार्गदर्शन मिलता है ना, जो हर रोज बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। गाय के गोबर गौमूत्र एक ऐसा कैसा यूज किया जाता है, इसका ज्ञान हमें भी नहीं होता था ना। योगा कार्यक्रम में मिलने से बहुत अच्छा चल रहा है हमारा काम, हमारा योगा। सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। हमारा भी एक गांव है ना मेरा, राउढल राउढल गांव है, ये महाड तालुके में, रायगढ़ जिला। तर यह भी डिजिटल विलेज हमारा हुआ है, ये गांव आदर्श ग्राम हुआ है, हमें बख्शिश मिला है दिल्ली से। बहुत कहाँ पे अच्छा है ये काम चल अपना? रहा है। हाँ, कहाँ पे है बहन जी? राउढल राउढल म्हणून ग्राम आहे, राउढल महाड तालुका, अच्छा डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, जी। तहसील महाड है, महाड, हाँ रायगढ़ में। तो ये आदर्श गांव बना है? बनाए बनाए डिजिटल विलेज डिजिटल आदर्श विलेज ग्राम बनाए। ये पानी इसको पानी वगैरह सब शेती का, बचत गट का हमारा बहुत कार्य चल रहा है महिलन के लिए। तो हमारा आदर्श विलेज मिला है नाम। इनको ऐसा करिए बहन जी हाँ कि बोलो बोलो। हाँ आपके गांव के जो प्रधान होंगे हाँ, या मुख्य व्यक्ति होंगे जिनको पूरे योजना के सरपंच, बारे में, गांव के बारे में जानकारी है, वो उनको बुलाइएगा, कैसे क्या बना है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है। ये तो हम हाँ। लोगों को उसका तो अनुभव हो जाएगा उनके जो। सरपंच, हाँ बदल रहे बॉडी है, सरपंच बदल रहा है अभी ये चुनाव में, हाँ ये 2 बदल महीने जाने दो, बाद। हाँ बदल रहा है बदल तो जाने दो। हाँ पुराना जो होगा हाँ है उसको हाँ बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके कार्यकाल में ये काम हुआ है, तो हाँ, उनको क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या संघर्ष यस किए हैं, यस क्या यस, सहयोग हाँ मिला है, कहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें वो बताएंगे फिर। हाँ चलेगा। चलिए ठीक है भाई ना? जी, धन्यवाद धन्यवाद सभी को, बहुत जी अच्छा ज्ञान देते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा, धन्यवाद जी धन्यवाद बहन जी। ओम। धन्यवाद ओम। आदरणीय पुष्पा बहन जी, सादर आमंत्रित। हाँ जी, प्रणाम सभी को। हाँ, बड़ी अच्छी चर्चा सुनी है गांव के बारे में। तो हम तो यहाँ देहरादून में है, गांव थोड़ा पर लेकिन संपर्क में तो रहते हैं हम। हमारे गांव अब वैसे आदर्शी गांव में है, सब कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन वो जंगली जानवर जो है, वो बंदर, लंगूर और ये सुअर, ये बहुत आते हैं गांव में, तो उनका भी कुछ इलाज हो सकता है क्या?
वो लोग बड़े परेशान रहते हैं इस चीज से। आजकल जो है पेड़ों की लॉपिंग चल रही है, कटवाई चल रही है, तो हम लोगों ने सहयोग किया, 2-2 हजार रुपए भेजे गाँव में, तो उनको काट रहे, क्योंकि उन्हीं पे रहते हैं वो दिन भर बैठे हुए। तो गांव में कुछ भी खेती या सब्जी कहाँ से बोनी है, वो लोग वो बड़े परेशान करते हैं वो जंगली जानवर। बाकी तो हमारे यहाँ सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, सब चीज हो गई, सफाई भी बहुत अच्छी है प्रधान हमारे गांव के। लेकिन उसी की समस्या ज्यादा है, उधर एरिया में सारे गांव की यही समस्या है, लोग इसी कारण वहां से पलायन कर रहे हैं गढ़वाल के गांव से। तो धन्यवाद, अगर इसके बारे में भी कुछ सुझाव दे सकते हैं आप लोग तो मैं उनसे करूंगी संपर्क। बहुत सुंदर बात कही है बहन पुष्पा जी आपने कि उसमें आपको बंदर की समस्या है, जानवरों की समस्या है, तो इसका हम समाधान ढूंढेंगे। निश्चित आप अपनी बात रखें सदन में, तो उसका कहीं ना कहीं कोई समाधान बीच में बताया था और मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस व्यक्ति ने बताया था बंदरों की कैसे रक्षा की जा सकती है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सदन में कोई उपस्थित होगा, किसी के पास कोई सॉल्यूशन होगा तो निश्चित हम चर्चा करेंगे। जी बहन जी। हाँ जी, वैसे हमारा गांव आदर्श गांव में आता है, सब चीज की सुविधा, कॉलेज वहाँ है, हॉस्पिटल वहाँ है, सब चीज है। लेकिन यही पर समस्या है, तब लोग पलायन इसी कारण कर रहे हैं कि गांव में साग सब्जी तक नहीं उगा सकते, यही हो गई दिक्कत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी आदरणीय कविता रानी जी बहन जी, आपका स्वागत है, आप भी अपने विचार रख सकती हैं। जी चलिए, कविता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो डॉक्टर किशोर दुबे जी तक आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। नहीं पहुंच रही है तो आदरणीय शशिकांत जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी तक आवाज पहुंच गई है और वो तैयार हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो सम्मान के साथ आपसे धन्यवाद कहता है। जी। जब भी मैं थोड़ा साइड में था और वो आने तक वो नाम चला गया था, तो मैंने बोला कोई हरकत नहीं, बाद में आएंगे। जी, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और आदर्श ग्राम के संदर्भ में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ मेरे अनुभव के आधार पे कुछ बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कई जगह पे, जैसा मैंने कई आदर्श गांव भी देखे हैं, हमारे परिसर में भी देखे, बाहर में भी देखे, कुछ समर्पित कार्यकर्ता अपनी जान न्यौछावर करके, पूरा का पूरा जिंदगी उसको न्यौछावर करके उसको बनाते हैं, लेकिन उनके बाद में जो उसको काम कार्यकलाप चलना चाहिए, उसके लिए अगर कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं रहे तो निश्चित रूप से फिर वो वही गांव फिर 2-4-5 साल में, 10 साल में फिर नॉर्मल गांव जैसा ही बन जाता है, उसके आदर्श धूमिल हो जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। इसलिए मेरा सुझाव ऐसा है कि सिस्टम ऐसा बने कि हमारे सामने भी और हमारे बाद में भी वह चीज बनती रहे, आगे बढ़ती रहे। इसलिए एक तो सिस्टम बनाना पड़ेगा और दूसरा कार्यकर्ताओं का जो मतलब उसके लिए जो युवा कार्यकर्ता है, अगली पीढ़ी के कार्यकर्ता है, उनको भी बनाना पड़ेगा। तो जो कुछ प्रयोग हमने देखे हैं, तो जहाँ पे शादीशुदा महिलाएं आई है गांव में बहू करके, तो उसमें से जिनका चयन हुआ है कि ये तो गांव की बेटी हो गई, अब ये तो कहीं बाहर जाएंगी नहीं, तो निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोगों का चयन करके उनको यदि ये कार्यकलाप पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वो नई बहू ये जो आज आई है आजकल 5-10 साल में, तो उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी भी आती है और मार्केटिंग भी आता है। तो उसमें से कुछ का चयन करके यदि हम मतलब ट्रेन करें और इस जो कार्यकलाप है इसमें अगर सम्मिलित करें तो काम आगे बढ़ता है। लेकिन युवाओं की पुरुषों का हमने जो अनुभव देखा है वो कुछ हद तक तो रहते हैं, लेकिन बाद में उनको अच्छा जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यापार मिले तो वो निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं पहला चॉइस ऐसा दूंगा जो हमारा अनुभव है, अनुभव के आधार पे, कि शादीशुदा बहुएं जो आई है, जिनका खेती या ग्रामीण परिसर है, उसी के आधार पे जिनका गुजारा होने वाला है, तो निश्चित रूप से ऐसे कुछ 2-4 महिलाएं यदि आपके कार्यकलाप में है तो ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा, नंबर 1। दूसरा ऐसा है कि जो योजनाएं आ रही है, ये योजनाओं का जो 2 लाभ मिलते हैं। एक तो सार्वजनिक लाभ मिलता है, जैसा कि रोड है, नाली है, इसके लिए पानी की टंकी है इसके लिए, और कुछ व्यक्तिगत लाभ मिलते हैं। तो ज्यादा फोकस हमारा ऐसा रहे कि जो सार्वजनिक लाभ मिलते हैं
ये सार्वजनिक लाभ की योजनाएं अगर आती है तो उसका निश्चित रूप से ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है। और ऐसे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक संस्थाएं इस काम में लगी है, वहां पे वो गांव टिके हैं। लेकिन व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को जिन्होंने अपनाया है, तो वहां पे फिर बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो देखते भाई हमको थोड़ी इसका एडवांटेज मिला। तो इस तरह से भी एक काम होता है, तो उस काम के लिए भी अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे तीसरा जो बिंदु है कि जहां जहां पर आर्थिक बिंदु लेके संगठन बने हैं गांव में, चाहे वो दूध डेयरी हो या फिर मतलब वर्मी कंपोस्टिंग का मार्केटिंग हो या जो एग्रो प्रोडक्ट्स है उनका मार्केटिंग हो, जहाँ पे आर्थिक पहलू है या फिर बचत गट है, जहाँ पे अर्थनीति को सम्मिलित करके समूह बनाए गए हैं, वहां पे वो कई वर्षों तक टिकते हैं। लेकिन अर्थनीति या अर्थ कारण जिसमें सम्मिलित नहीं है, वहां पे उन समूहों का टिकना लगभग एक सवाल बन जाता है। टिक भी सकते हैं, नहीं भी टिक सकते हैं। इसलिए अर्थनीति को या अर्थ कारण को केंद्र बिंदु करके यदि हम उसमें समूह बनाते हैं कार्यकर्ताओं के, तो कार्यकर्ताओं के ये समूह टिकने वाले हैं निश्चित रूप से, ऐसा समझ के चलना। यह कुछ बिंदु जो हमारे अनुभव के आधार पे हमने देखा है या इसको मैं उजागर करना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने मार्गदर्शन दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम सब ने सुना आपका अनुभव। अब हम चलते हैं अंतिम चरण की ओर। आदरणीय रंजना किनीकर जी, अगर आप उपस्थित हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं और आभार कर सकते हैं। आवाज आ रही है? चलिए, रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कल शायद आपकी बात कुछ रह गई थी। आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आदरणीय अनिल राय जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो अब मैं समापन की ओर चलता हूं। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अष्टवा तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कविता रानी जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय अनिल जी PSP से, आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी, आदरणीय पुष्पा बहन जी, आदरणीय रविचंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आप सबके पुरुषार्थ को नमन वंदन करते हैं और आज की व्यवहार कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल 5:30 बजे मिलेंगे नए विषय के साथ। सबको प्रणाम। ओम।